हेलो दोस्तों, आपने कहानी का पहला भाग न देखा हो तो वीडियो के आई बटन पर जाकर कहानी का पहला भाग देख सकते हैं। तो चलिए कहानी का आनंद लेते हैं। तालाब से रानी परी मदन को पत्थर से जिंदा मक्खी बनाकर अपने बालों के बेना में लगा लेती है और अपनी 7 परियों के साथ परिस्तान को लौट जाती है। परिस्तान पहुंचकर रानी परी मदन को मक्खी से तोता बनाते हुए उसके गले में एक जादुई धागा बांध देती है और दिन में तोता बनाकर पिंजरे में बंद करके रखती है। रात में इंसान बना लेती है और इधर सुनैना रात भर मदन के इंतजार के बाद सुबह होते ही मदन की खोज में निकल पड़ी और गली गली नगर नगर खोजने लगी। और इधर मदन रानी परी की कैद से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगा। एक दिन गलती से रानी परी से पिंजरे की खिड़की खुली रह गई और मदन मौका पाते ही वहाँ से उड़ चला। जब रानी परी ने मदन को अपने कब्जे से जाते देखा तो रानी परी चीलवन पीछा करने लगी। मदन आगे आगे, रानी परी पीछे पीछे। और मदन ने अपनी जान छुड़ाने के लिए हसनपुर के राजा दुर्ग सिंह की कुंवारी बेटी फूलवती, जो रोजाना स्नान के बाद पिता दुर्ग सिंह के आदेशानुसार 7 फूलों में तुलती थी, जो राजा के लिए पवित्रता का प्रमाण था, और अपनी अटारी पर नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। तोते रूप में मदन चील रूपी परी से छुटकारा पाने के वास्ते फूलवती की गोद में जा गिरा। रानी परी चील ने तोते को फूलवती की गोद में गिरते देखा तो अटारी की मुड़गेली पर बैठ गई और तोते के उड़ जाने का इंतजार करने लगी। और जैसे ही तोते रूप में मदन फूलवती की गोद में गिरा तो फूलवती ने बदहवास तोते को अपनी गोद में उठा लिया और सिर पर हाथ फेरते हुए मुड़गेली की ओर नजर घुमाई तो मुड़गेली पर बैठी चील से कहने लगी, तो यह तोता तूने घायल किया है, अब तू अपनी खैर चाहती है तो यहाँ से उड़ जा। अब इस तोते को मैं अपने पास रखूँगी और देखती हूँ कि तू कैसे इसको घायल करती है। रानी परी ने जब यह देखा कि राजकुमारी फूलवती तोते को आज़ाद करने वाली नहीं है तो समय और मौका देखकर पुनः आने वापस लौट गई। तोते के सिर पर राजकुमारी फूलवती का हाथ फेरते फेरते तोते के गले में बंधे धागे में हाथ का नाखून अटक गया, जिससे तोते के गले में बंधा धागा टूट गया। धागा टूटते ही तोते से मनुष्य के रूप में मदन सामने आ गया। मनुष्य के रूप में मदन को देखकर राजकुमारी हैरत में पड़ गई और बोली, यह सब क्या है? तू कौन है? बहरूपिया है या कुछ और? तूने मुझे नग्न अवस्था में देख लिया और मेरा धर्म डिगा दिया। इतना सुनते ही मदन बोला, देवी मेरी जान अब तुम्हारे हाथों में है, अब तो मुझे मारो या छोड़ो, मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ। और मदन ने अपनी सारी दास्तान राजकुमारी फूलवती को बता दी। जान का वास्ता देने पर राजकुमारी फूलवती सोच में पड़ जाती है। राजकुमारी ने मदन को अपने कक्ष में छुपा दिया। स्नान के बाद राजकुमारी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंची, पिता दुर्ग सिंह के सिपाही हर रोज की तरह तुला और फूल लेकर राजकुमारी को तोलने आ पहुंचे और रोज की तरह तराजू के एक पलड़े में राजकुमारी को बैठाया और दूसरे पलड़े में 7 फूल रखे तो तराजू का पलड़ा नहीं उठा। इसके बाद सिपाहियों ने फूलों की मात्रा और बढ़ाई, फिर भी पलड़ा नहीं उठा। अंत में पूरी डलिया ही रख दी, तब भी पलड़ा नहीं उठा। यह सब देखकर सिपाही वापस राजा के दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज आज आपकी राजकुमारी के हृदय में पाप समा गया, आज राजकुमारी पवित्र नहीं रही। इतना सुनते ही राजा ने सिपाहियों को हुक्म सुनाया कि आज रात उस अधर्मी को पकड़ कर लाओ जिसने हमारी बेटी का धर्म डिगाया है। राजा का हुक्म रात होते ही सिपाही फूलवती के कक्ष की तरफ चल दिए। फूलवती की सेविका ने आकर फूलवती को सूचना दी कि आपके कक्ष की तरफ महाराज के सिपाही आ रहे हैं। तो राजकुमारी ने मदन से कहा कि इस बार आपका बचना संभव नहीं होगा, इसलिए मैं महल के पिछवाड़े में धोती लटका देती हूँ। आप धोती के सहारे पीछे उतर जाना और अपनी जान बचा लेना। जैसे ही मदन धोती के सहारे महल के पिछवाड़े में उतरा, वैसे ही पिछवाड़े में बने मकान मालिक बुजुर्ग दंपति ने मदन को पकड़ लिया और चोर चोर चिल्लाने लगा। तो मदन बोला, अरे काका जी, मैं चोर नहीं हूँ,
क्यों आप मेरी जान के दुश्मन बन रहे हो? मैं आफत का मारा हूँ, मुझे बचा लीजिए। इतना सुनते ही बुजुर्ग दंपति सोचने लगे और बोले, ठीक है, हम तुम्हारी जान बचा लेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शर्त माननी होगी। मदन बोला, क्या शर्त माननी होगी? तो बुजुर्ग दंपति बोले, हमारी इकलौती बेटी जो कि शादी के योग्य है दूसरे कमरे में सो रही है। तुम अगर उससे शादी करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारी जान बच सकती है। मदन अपने आप को गिरता हुआ देख शादी के लिए हाँ कर देता है। तो दंपति कहते हैं, ठीक है, जाओ और हमारी बेटी के पास सो जाओ। राजा के सैनिक आएंगे तो हम कह देंगे कि दूसरे कमरे में हमारे बेटी और दामाद सो रहे हैं। मदन ने वैसा ही किया जैसा दंपति ने बोला और दंपति की बेटी के पास जाकर सो गया। राजा के सैनिक राजकुमारी फूलवती के कक्ष सहित खोजबीन करते हुए पिछवाड़े पर लटकी हुई धोती की निशानदेही पर बुजुर्ग दंपतियों के घर आ पहुँचे और बुजुर्ग दंपति से बोले, इधर कोई चोर आया है? तो उन्होंने कह दिया कि हमने नहीं देखा। खोजबीन करके राजा के सिपाही वापस लौट गए। जब सुबह हुआ तो बुजुर्ग दंपति ने अपनी बेटी कविता की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। कविता को दुल्हन और मदन को दूल्हा बनाया जाने लगा और एक विवाह स्थल में कार्यक्रम शुरू होने लगा, जहां पर पटमंजना की खोज करते हुए सुनैना आ पहुंची और मदन को पहचानते ही दुल्हन बनी कविता से उलझ पड़ी और बोली, यह मेरा पति है, तू इससे शादी कैसे कर सकती है? दुल्हन बनी कविता कहने लगी, नहीं नहीं, यह मेरा पति है, मेरी शादी होने वाली है। और दोनों आपस में झगड़ ही रही थी कि परिस्तान से रानी परी अपने तोते की खोज में निकली और उसने मदन को पहचान लिया। मदन को पहचानते ही मदन का हाथ दोनों से छुड़ाते हुए बोली, कौन हो तुम और तुम दोनों मेरे पति के पीछे क्यों पड़ी हो? यह मेरा पति है और मैं अपने पति को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। समारोह स्थल में सभी लोगों ने जब यह नज़ारा देखा तो सबने अपने सर पकड़ लिए। और दोस्तों, कहानी में यहाँ तक आपको कुछ आनंद आया हो तो कहानी को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सभी लोग सोचने लगे कि दूल्हा 1 और दावेदार दुल्हन 3 फैसला कैसे हो? तो एक व्यक्ति बोला, इस मसले को तो हल राजा साहब ही कर सकते हैं और किसी के बस की नहीं। और मसले को राजा के दरबार में लाया गया। राजा के दरबार में मदन सहित तीनों नारी पहुंची तो राजा की बेटी फूलवती ने देखा कि उसके मदन से 3 नारियां अपने अपने पति होने का दावा कर रही हैं, तो उससे रहा नहीं गया और फूलवती भी आकर तीनों से मदन का हाथ छुड़ाते हुए बोली, यह मेरे पति हैं और तुम मेरे पति से दूर रहो। अब क्या था? मसले को राजा के दरबार में लाने वाले लोगों ने अपना माथा पीट लिया और बोले, बस यही कमी और रह गई थी, चलो देखते हैं राजा क्या फैसला देते हैं। राजा दुर्ग सिंह ने जब देखा कि तीनों नारियों के साथ साथ उसकी बेटी भी मदन पर अपना पति होने का दावा कर रही है, तो राजा ने एक मंडप के नीचे मदन के साथ चारों का विवाह कर देने का फैसला दिया, जिसे सभी ने सहज ही स्वीकार कर लिया। और राजा ने अपनी बेटी सहित चारों का विवाह मदन के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न कराया और आधा राज्य देकर मदन को राजा बना दिया। राजा बनने के बाद मदन ने कुछ समय राज किया और एक दिन राजा दुर्ग सिंह से बोला, पिताजी, मैं अपने गांव घूमने जाना चाहता हूं। इतना सुनते ही राजा दुर्ग सिंह बोले, ठीक है बेटे, तुम गांव जाना चाहते हो तो बड़े शौक से जाओ और हाथी घोड़ा फौज पलटन सब लेकर जाना। मदन ने अपनी चारों रानियों से अपने गांव जाने के बारे में कहा और चारों रानियों सहित हाथी घोड़ा फौज पलटन लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा और उसी 2.5 बीघा खेत में जाकर अपनी फौज पलटन को ठहरा दिया। हाथी घोड़ा और पैदल पलटन ने 2.5 बीघा खेत का रटमट मार के रख दिया। पशु चुगा रहे गांव के बच्चों ने मदन के भाइयों को जाकर बताया, तुम्हारे खेत को उजाड़ दिया है। तो माँ सहित तीनों भाई अपने 2.5 बीघा खेत की ओर दौड़ पड़े और खेत को देखा तो राजा मदन के पैरों में लेट गए और मिन्नत करने लगे, महाराज हमें बख्श दीजिए, हमारे पास यही 2.5 बीघा ज़मीन है और हम तीनों भाई माँ सहित इसी से गुजारा करते हैं। इतना सुनते ही मदन बोला, ठीक है, पहले आप लोग
बताओ आपके परिवार में कौन कौन है। इस पर बड़ा भाई बोला, महाराज हमारे परिवार में 4 भाई और 1 माँ थे, लेकिन अब 3 भाई और माँ ही हैं। तो मदन बोला, 1 भाई को क्या हुआ। तो बड़ा भाई बोला, उस हरामी का तो नाम ही मत लो महाराज। क्यों, क्या हुआ। महाराज चौथा हम सब में छोटा था और वो बड़ा हरामखोर था। कहता था मैं राजा होता और इस 2.5 बीघा ज़मीन को अपनी फौज पलटन के तले रौंदवा देता, इसलिए हम लोगों ने उसकी मजम्मत करके उसे यहाँ से भगा दिया। उसके बाद जिंदा है या मर गया हमें नहीं पता। इस पर मदन बोला, तो तुम्हारा भाई इस खेत में अपनी फौज पलटन ठहराने की बात करता था। हाँ महाराज। और क्या कहता था तुम्हारा भाई। कहता था मेरी 4 रानियां होती। इस पर मदन बोला, तो गौर से देखो और बताओ क्या है तुम्हारे खेत में और कितनी रानियां हैं। तीनों भाइयों ने जब नज़र डालकर देखा तो सहम गए, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मदन बोला, यह देखो, यह रानी खाना बना रही है, तो दूसरी हवा कर रही है, और एक पैर दबा रही है, और एक खाना खिला रही है। अरे अकल के अंधो, मैं ही तुम्हारा छोटा भाई मदन हूँ, जो तुमने मार पीट कर भगा दिया था। इतना सुनते ही तीनों भाई मदन के पैरों में गिर पड़े और अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। मदन ने सबको रोकते हुए कहा, नहीं भाइयों, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कल्पना सिर्फ कल्पना होती है, हकीकत नहीं। मदन ने सबको माफ़ कर दिया और अपने साथ परिवार में सबको मिला लिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो और लाइक ना की हो तो लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।